नमस्ते और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के उस सफ़र पर निकलेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शुरू होकर सीधे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक जाता है। यकीन मानिए, हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे और देखते ही देखते इसके पीछे के दिलचस्प गणित तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे चुंबकों के जादू से, फिर समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स को कैसे मैप किया जाता है। इसके बाद हम चुंबक और सोलेनॉइड के कनेक्शन को डिकोड करेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड्स में डाइपोल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इसके रिश्ते को देखेंगे और अंत में पहुंचेंगे गॉस के नियम तक। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, चुंबकों का जादू, जो असल में एक यूनिवर्सल फोर्स है। आप जानते हैं, मैग्नेटिज्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये विशाल आकाशगंगाओं से लेकर हमारे शरीर के छोटे छोटे परमाणुओं तक हर जगह मौजूद है। सोचिए, 600 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीस के मैग्नीशिया में खोजा गया ये अदृश्य बल कितना रहस्यमयी रहा होगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जब हम एक बार मैग्नेट के ऊपर कांच रखकर उस पर लोहे का बुरादा छिड़कते हैं तो जादू सा होता है। वो बुरादा खुद ब खुद एक खास पैटर्न में सज जाता है और यही पैटर्न हमें उस अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड की एकदम साफ तस्वीर दिखाता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। है ना कमाल की बात? अब ये जो पैटर्न बनता है ना, ये हमें मैग्नेटिक पोल्स यानी ध्रुवों के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके कुछ एकदम बेसिक रूल्स हैं जो शायद आपने पहले भी सुने होंगे। पहला, अगर आप किसी चुंबक को हवा में ऐसे ही लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। दूसरा, एक जैसे पोल्स हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि अलग अलग पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, आप इन पोल्स को कभी अलग नहीं कर सकते। मतलब प्रकृति में अकेले मैग्नेटिक पोल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स की मैपिंग करेंगे, यानी इस अदृश्य शक्ति को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो पैटर्न हमने अभी देखा उसे हम फिजिक्स की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये रेखाएं कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करती हैं। सबसे पहला नियम, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं जो कभी नहीं टूटते। अगर आप इन रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचें तो वो आपको फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। और जहां ये रेखाएं बहुत पास पास होती है ना, समझ लीजिए वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ताकतवर है। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये रेखाएं कभी भी किसी भी हालत में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं, राइट? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये एकदम कंटिन्यूअस होती हैं, यहाँ तक कि ये चुंबक के अंदर से भी होकर गुजरती हैं और एक परफेक्ट, कभी ना खत्म होने वाला लूप बनाती हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि एक चुंबक और एक सोलेनॉइड के बीच क्या कनेक्शन है और इसकी छिपी हुई मैकेनिक्स कैसे काम करती है। तो क्या होगा अगर हम इन फील्ड्स को पैदा करने वाले सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखें? यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज सामने आती है। जब हम एक सॉलिड बार मैग्नेट को एक करंट ले जाने वाले सोलेनॉइड यानी तार की कुंडली से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि गणितीय रूप से दोनों बिल्कुल एक जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। सीरियसली, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है? और यही बात एम्पियर की हाइपोथेसिस को बिल्कुल सही साबित करती है। एम्पियर ने कहा था कि हर तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम सर्कुलेटिंग करंट यानी बहती हुई धाराओं के जरिए समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप एक बार मैग्नेट को बीच से काटते हैं तो वो मैकेनिकली एक सोलेनॉइड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जैसा ही है। हर छोटा टुकड़ा अपने आप में एक पूरा मैग्नेट बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर, जहां हम यूनिफॉर्म फील्ड्स में डाइपोल्स यानी द्विध्रुव के मूवमेंट को समझेंगे। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कि एक साधारण कंपास की सुई को किसी बाहरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आखिर होता क्या है। जैसे ही हम उसे वहां रखते हैं, उस सुई पर एक टॉर्क लगता है जो उसे घुमाकर फील्ड की लाइन में लाने की कोशिश करता है। जब सुई फील्ड के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर आ जाती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है।
लेकिन अगर आप उसे जबरदस्ती उल्टा घुमा दे, फील्ड के ठीक विपरीत, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है और वो अपनी सबसे अनस्टेबल स्थिति में होती है, बस वापस घूमने के लिए बेताब। अब आते हैं भाग 5 पर, जो शायद मेरा पसंदीदा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इसका कनेक्शन। ये दोनों बल असल में जुड़वा भाइयों की तरह हैं। इस पूरी चीज को गहराई से समझने के लिए हमें मैग्नेटिज्म की तुलना इसके जुड़वां भाई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करनी होगी। जब आप इन दोनों की इक्वेशंस को आमने सामने रखकर देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, ये एकदम कार्बन कॉपी लगती है। आपको बस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हटाकर उनकी जगह मैग्नेटिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखना है, और बस आपके सामने बिल्कुल वही गणितीय ढांचा फिर से आ जाता है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति के नियमों में कितनी खूबसूरत सिमेट्री छुपी हुई है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 6, मैग्नेटिज्म के लिए गॉस का नियम, जो कि एक परम सत्य है। हम इस चर्चा के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, जहां हमारी मुलाकात महान कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बनाए ब्रह्मांड के एक बेहद बुनियादी नियम से होती है। गॉस का नियम हमें बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात बताता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस यानी बंद सतह से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा हर हाल में 0 होता है। आसान भाषा में समझे तो किसी जगह के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसती हैं, बिल्कुल उतनी ही लाइंस वहां से बाहर भी निकलती हैं। हिसाब एकदम बराबर। तो इस पूरे नियम का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये गणितीय नियम एक बहुत ही गहरे भौतिक सत्य पर मोहर लगाता है। वो ये कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह इस दुनिया में सिंगल मैग्नेटिक पोल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता। ये हमेशा हमेशा एक जोड़े में ही रहेंगे। और यही बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम एक चुंबक को काटते जाएं और हर बार हमें बस एक नया छोटा डायपोल ही मिले, तो किसी एटम के अंदर ऐसा कौन सा गहरा छिपा हुआ मैकेनिज्म है जो किसी एक अकेले पोल को कभी आजाद ही नहीं होने देता? ऐसा क्या है जो उन्हें हमेशा साथ बांधे रखता है? इस रहस्यमयी और गहरे सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको मैग्नेटिज्म को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।